देखो भाई, नेक्स्ट चैप्टर अपना है 10th चैप्टर, और चैप्टर का नेम क्या है? वेव ऑप्टिक्स। देखो, इससे पिछले वाला चैप्टर था रे ऑप्टिक्स। मतलब ऑप्टिक्स मतलब जिसके अंदर लाइट की स्टडी करेंगे, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम लाइट और लाइट के नेचर और उससे रिलेटेड जितने भी फिनोमिना है वो सब की जो हम स्टडी करते हैं उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। ठीक है, तो पिछली वाली फिजिक्स की हमने जो ऑप्टिक्स लाइट की ब्रांच पढ़ी उसमें लाइट को हमने एज अ रे कंसीडर की। ठीक है, रे का मतलब वहां हमने एक तरह से लाइट को पार्टिकल की तरह कंसीडर किया। वो अभी अगले चैप्टर तक और क्लियर हो जाएगा कि पार्टिकल नेचर क्या है, क्योंकि उसमें पार्टिकल नेचर की बात हुई है। ठीक है, और वेव का मतलब ये है कि लाइट को हम एज अ वेव नेचर की तरह वेव का मतलब ये है कि लाइट को हम देखेंगे कि लाइट वेव की तरह बिहेव करती है तो क्या फिनोमिना होंगे। ठीक है, देखो लाइट पार्टिकल है या वेव है, इसमें बहुत बहस चली। सबसे पहले जो सबसे इस्टेब्लिश बात बोली सबसे पहले वो बोली न्यूटन। न्यूटन ने बोला लाइट क्या है? वेव है या पार्टिकल है? लाइट है पार्टिकल। न्यूटन ने क्या कहा? लाइट क्या है? पार्टिकल। और उन पार्टिकल को न्यूटन ने नाम क्या दिया था? कॉर्पस्क्यूल्स। तो ऐसे बोलते थे न्यूटन की कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। ठीक है, जिसमें न्यूटन ने क्या माना कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी, और उन पार्टिकल का नाम उसने क्या रखा? कॉर्पस्क्यूल। उसने बोला ये पार्टिकल रिजिड है, ठीक है, स्फेरिकल है, ऐसे ऐसे उसने एजम्पशन ली। ठीक है, फिर बोला कि भाई अगर पार्टिकल है तो पार्टिकल को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम में ट्रैवल करेंगे, अगर एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट चैप्टर हम क्या बात कर रहे थे कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेगी, तो उसको कोई मीडियम चाहिए। तब न्यूटन ने कहा कि हाँ भाई, न्यूटन ने तो क्या, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ईथर। उसने कहा था कि इस यूनिवर्स के अंदर, चाहे अर्थ में या अर्थ के बाहर, एक ऐसा इनविजिबल मीडियम है जो हर जगह है, जहां कुछ नहीं होता वहां वो मीडियम जरूर होता है। उस मीडियम का क्योंकि साइंटिस्ट का नेम ईथर था तो उसने भी मीडियम का नेम भी क्या रख दिया? ईथर। और आइंस्टाइन के आने तक लोग ईथर मीडियम मान रहे थे। कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं था हमारे पास, लेकिन फिर भी लोग एज्यूम कर रहे थे भाई हर जगह मीडियम तो होता ही है, तो वहां भी भाई जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है? ईथर मीडियम होता है। जैसे केमिस्ट्री में बोलते हैं कि जहां किसी भी प्रकार का बॉन्ड नहीं है वहां कौन से बॉन्ड होते हैं? वंडरवाल्स बॉन्ड होते हैं। सुना होगा ना ऐसा, वीकली बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने कहा कि ये जो तो फिर न्यूटन ने, क्योंकि ईथर की थ्योरी चल रही थी न्यूटन से पहले से, तो न्यूटन ने कंबाइन कर दिया कि कॉर्पस्क्यूल्स जो पार्टिकल है वो एक मीडियम में ट्रैवल करते हैं, उस मीडियम को हमने ईथर बोल दिया, तो सारे पार्टिकल किस में ट्रैवल कर रहे हैं? ईथर के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन फिर इसके बेस के ऊपर उसने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन लॉज भी एक्सप्लेन कर दिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या थे? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। ठीक है, और वो तीनों एक ही प्लेन के अंदर लाई करेंगे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। और फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जिसमें स्नेल्स लॉ प्रूव करते हैं, ये सब भी प्रूव कर दिए। लेकिन और बहुत सी चीजें थी जो प्रूव नहीं हो पा रही थी, वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वो क्या थी? एक तो था इंटरफेरेंस, ठीक है, एक था पोलराइजेशन, और एक थी स्कैटरिंग। ये तीनों चीजें अगर लाइट को हम पार्टिकल माने तो ये तीनों चीजें कभी प्रूव ही नहीं हो पा रही थी, लेकिन लाइट ये बिहेवियर शो कर रही थी। ठीक है, जैसे क्या होगा कि अगर मान लो एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन पे किया गया है, उसे बोलते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और पहले वो लाइट के साथ हुआ था, तो वो किया था यंग ने, तो उस साइंटिस्ट का नाम था यंग। ये मैं तुम्हें एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि चैप्टर में तुम्हारा थोड़ा इंटरेस्ट बिल्ड हो, इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले। तो यंग ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया। इसमें क्या होगा, जैसे यूं मान लो कि ये दो खिड़कियां हमारी, है ना, दोनों खिड़कियों के दरवाजे खोल दिए, मेरे पास बहुत सारी बॉल्स है एक बॉक्स के अंदर, और मान लो मैं सारी बॉल को एक, मेरे पास ये दो ही रास्ते हैं कि या तो इस खिड़की वाले रास्ते, बाकी जगह क्या है? दीवार है, बंद है खिड़कियां, ये दो ही खिड़की खुली है। तो इन दोनों खिड़की के अंदर अगर मैं बॉल्स मारूंगा तो क्या होगा? ऐसे मानो कि ये दो रास्ते हैं मेरे पास, बाकी सारे रास्ते क्या हैं? ब्लॉक है, बस ये दो ही रास्ते हैं। अब अगर मेरे पास बॉल, जैसे बॉल को हम क्या कहेंगे? एक तरह का पार्टिकल, कोई बड़ा पार्टिकल यूं समझ लो, बॉल है या कोई छोटे छोटे हमारे पास पार्टिकल जैसी चीजें हैं, तो वो अगर मैं ऐसे फेंकूं तो अगर यहाँ इन दोनों रास्तों के अलावा कहीं पर भी अगर वो कोलिजन करेगी तो वो वहीं ब्लॉक हो जाएगी, रुक जाएगी। लेकिन अगर वो बॉल इनमें से जाती है, ठीक है, और इनके पीछे मान लो मैं एक स्क्रीन लगा दूं, ऐसे व्हाइट स्क्रीन,
तो अगर वो बॉल, जो बॉल भी इन दोनों रास्तों में से चली गई, तो हमें उस स्क्रीन पर क्या मिलेगा, ऐसा एक पैटर्न मिलेगा। भाई जो जो बॉल इस रास्ते में से निकल के जाएंगी, तो स्क्रीन के पीछे जो स्क्रीन लगी है, उस स्क्रीन में ऐसा ही कुछ पैटर्न मिलेगा कि बहुत सारी बॉल चिपकी हुई है। तो इससे क्या पता चला कि अगर बॉल्स पार्टिकल है, पार्टिकल को किसी रास्ते में से फेंकोगे, ठीक है, तो वो सीधा जाके अपना ये एक पार्टिकल एक ही तो निशान छोड़ेगा, दूसरी बात तो पॉसिबल नहीं हो सकती भाई। ऐसा तो है नहीं पार्टिकल इस रास्ते से गया, ऐसे सीधा आगे जाने की बजाय वो यहां चला गया, ये तो पॉसिबल नहीं है कि बॉल स्विंग वाला कंसेप्ट भी नहीं होगा, ऐसी कुछ भी चीज नहीं होगी, ठीक है। तो ये पार्टिकल नेचर शो करेगा। लेकिन जब इन स्लिट्स को, इनको क्या बोलते हैं, बहुत छोटे जो होल की तरह होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, हम स्लिट्स बोलते हैं। इन स्लिट को अगर हम वाटर के अंदर रखें, मान लो ऐसी एक दीवार है और उसके अंदर ऐसे दो होल है, उस दीवार को हमने वाटर के अंदर रख दिया, ठीक है, और इस साइड से हम टैप करके क्या करने लगे, वाटर में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने लगे, ठीक है। तो वाटर में अगर वाइब्रेशन होंगे, तो तुमने कभी देखा होगा कि पानी के अंदर अगर हम पत्थर मारते हैं तो गोल गोल ऐसे वेव्स बन जाती है, उसके चारों ओर एक बड़ा सा सर्कल बनता जाता है। सर्कल एक छोटे से सर्कल से शुरू होता है और वो बड़े सर्कल ऐसे बार बार बनते रहते हैं। अगर बार बार पानी में पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा, बार बार बड़े बड़े सर्कल बनते जाएंगे। तो देखा गया कि अगर पानी के अंदर, मान लो इनको पानी के अंदर रखा गया, तो वो जो सर्कल चल रहे हैं एक्चुअल में वो क्या चल रहे हैं, वेव चल रही है वाटर के अंदर, वाटर वेव्स बोलते हैं उनको। अरे होती है कि नहीं होती, 11th क्लास हमने वेव्स के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ाई है, ठीक है। तो वो वेव्स चल रही है। तो अब मान लो यहां पर आया, तो अगर वो वेव्स पीछे से आ रही है तो यहां पर तो वेव ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं, कोलिजन होकर हो सकता है वापस आ जाए। लेकिन यहां से वेव चली ना, तो हमने पीछे देखा कि ऐसे दो रास्ते ही नहीं मिले हमें, ऐसे दो सिंबल ही नहीं मिले हमें, अलग अलग जगह ऐसे बहुत सारे ऐसे पैटर्न मिले हैं, ठीक है। ये अभी वाटर के साथ बता रहा हूं, लाइट के साथ बताएंगे। देखो इस चैप्टर में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो तुम देख नहीं सकते डेली लाइफ के अंदर, तो बहुत सी चीजें हमें इमेजिन ही करनी पड़ेंगी। तो अगर तुम्हारी इमेजिनेशन पावर अच्छी है तो बहुत अच्छा समझ में आएगा ये चैप्टर, ठीक है। तो इमेजिन करके चलना भाई, अगर इन दो रास्तों में से पार्टिकल की तरह कुछ फेंकेंगे तो पार्टिकल तो सीधा जाएगा और स्क्रीन पे चिपक जाएगा, लेकिन वेव जा रही है ना, तो वेव आपस के अंदर मिलेंगी, ठीक है। वेव प्रोपेगेट होती है, वेव ट्रेवल नहीं करती है। वेव क्या होती है, प्रोपेगेट। 11th में बताया था ना कि वेव के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, प्रोपेगेट। प्रोपेगेट क्यों, क्योंकि वेव एक्चुअल में कोई पार्टिकल नहीं है जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अगर मैं एक स्ट्रिंग लूं, उसके अंदर वेव प्रोड्यूस करूं, तो वो स्ट्रिंग आगे नहीं जा रही है, क्या आगे जा रहा है उसके अंदर, एनर्जी आगे जा रही है। और वो एनर्जी का वो जो हमें डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, वो एक वेव की फॉर्म जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसलिए उसको हम क्या बोल देते हैं, वेव बोल देते हैं। एक्चुअल में आगे क्या जा रहा है, एनर्जी जा रही है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि वेव प्रोपेगेट हो रही है। समझ रहे हो। फिर तुम्हें याद होगा कि अगर क्रस्ट से क्रस्ट मिलेगा तो एक बड़ा क्रस्ट बनता है वेव के अंदर, और क्रस्ट से ट्रफ मिलेगा तो वेव एक दूसरे को क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है। और ट्रफ से ट्रफ मिलेगा तो क्या होगा, एक बड़ा ट्रफ मिलेगा, और क्रस्ट से क्रस्ट मिलेगा तो एक बड़ा क्रस्ट मिलेगा। अरे ये सब चीजें याद है ना, क्रस्ट और ट्रफ वाली, ठीक है। तो वेव में ऐसा ही हो रहा है, वो जो वाटर वेव चल रही है उसमें पार्टिकल जो है वो ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। तो जहां क्या हुआ, जहां दोनों वेव, यहां से भी वेव निकली और यहां से भी वेव निकली, जहां वेव ने मिलकर क्या हुआ, क्रस्ट से क्रस्ट मिला, वहां तो एक बड़ा एम्पलीट्यूड बन गया। जहां ट्रफ से ट्रफ मिला वहां एक नेगेटिव बड़ा एम्पलीट्यूड मिल गया। लेकिन जहां क्रस्ट से ट्रफ मिल गया वहां क्या हो गया, वेव कैंसिल हो गई, वहां वेव हमें मिलेगी ही नहीं। तो हमने क्या देखा, पीछे की तरफ ऐसे बहुत सारे पैटर्न मिले। तो इसमें क्या हुआ, जहां पर हाईलाइटेड पैटर्न मिला वहां तो हमने ये माना कि या तो वहां ये जो रिजल्ट है ये या तो क्रस्ट से क्रस्ट मिलने का रिजल्ट है या ट्रफ से ट्रफ मिलने का रिजल्ट है। और जहां पर हमें कुछ नहीं मिला वहां हमने ये माना कि यहाँ पे क्रस्ट से क्या मिल गया, ट्रफ मिल गया, तो वहां हमें कुछ नहीं मिला। तो इस पैटर्न को, ये एक टाइप का ग्रिड पैटर्न मिलता है। ग्रिड समझते हो, ऐसे बहुत सारी लाइंस मिल गई, ठीक है। इस पैटर्न को हमने क्या बोला था, फ्रिंज पैटर्न। इस पैटर्न को हम बोलते हैं फ्रिंज पैटर्न। तो ये चीजें अगर लाइट पार्टिकल होती तो ये कभी नहीं मिलता, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली मिल रहा है, यानी कि लाइट पार्टिकल नहीं है। लेकिन लाइट को पार्टिकल मानकर साइंटिस्ट ने, न्यूटन वगैरह ने ये एक्सप्लेन कर दिया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर आप लाइट को वेव माने तो वेव से हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी प्रूव करना होगा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी प्रूव करना होगा, और ये सब चीजें भी प्रूव करनी होंगी। भाई चलो एक्सपेरिमेंटली तो देख लिया हमने, वेव मान लिया, लेकिन ये इसकी कितनी विड्थ होगी, कितनी हाइट होगी, क्या क्या पोजीशन पे क्या बनेगा, ये सब एक्सपेरिमेंटली हमें बताना पड़ेगा ना। भाई फिजिक्स किसको कहते हैं, जो चीजें पढ़ रहे हो उसको आप मैथमेटिकली इक्वेशन बना के प्रूव कर दो, तब तो आपने पढ़ा है, वरना बोलने को तो कोई भी कुछ भी बोल दे।
न्यूटन से पहले लोग नहीं बोल रहे थे क्या चीजें नीचे गिर रही हैं, लेकिन न्यूटन ने पढ़ा और एक इक्वेशन बना के दे दी, G m1m2/r², उसको फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो सिर्फ बोलना काफी नहीं है, यहाँ पे हमें क्या बनानी पड़ेगी, उसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और उस इक्वेशन से ये चीजें प्रूव होनी चाहिए, तो वो फिजिक्स है। ठीक है, तो पार्टिकल नेचर में तो हमें 2 लाइन मिली, लेकिन वेव नेचर में हमें बहुत सारी लाइन मिली। तो फिर भाई ये फिर और नए साइंटिस्ट आए, तब साइंटिस्ट आया एक जिसने सबसे ज्यादा चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसका नाम था हाइगेन। तो इस चैप्टर के अंदर हम सारे जो प्रिंसिपल है मैक्सिमम किसके पढ़ेंगे, हाइगेन के। हाइगेन ने लाइट को कैसे एक्सप्लेन किया, उसने हाइगेन ने लाइट को माना लाइट क्या है, एक वेव है, पार्टिकल नहीं। फिर हाइगेन ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी प्रूव किया, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी प्रूव किया, और ये इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, स्कैटरिंग, ये सारी चीजें प्रूव करी। ये जो पैटर्न मिला ना, इसको इंटरफेरेंस पैटर्न भी बोलते हैं, इसे इंटरफेरेंस बोलते हैं। बाकी पोलराइजेशन, ये सब चीजें हम चैप्टर के साथ में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सब चीजें ये समझ जाएंगे, पोलराइजेशन क्या होता है। जैसे तुमने सुना होगा कि कई चश्मे बहुत महंगे आते हैं, लाख लाख 2-2 लाख रुपए के चश्मे आते हैं, तो उसमें ऐसा क्या लगा होता है, उसमें वो जो ग्लास लगा होता है ना, वो पोलराइज्ड ग्लास होता है। वो क्या करता है, लाइट को पोलराइज कर देता है, उससे क्या होता है, आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ता, और हमें सब कुछ सामने का व्यू जो है वो एकदम स्मूथ दिखाई देता है। वो लाइट को ब्लॉक नहीं करता, वो लाइट को एक डायरेक्शन में अरेंज कर देता है। भाई जैसे मान लो अगर हमारी ये एक बल्ब लगा हुआ है, तो अगर मैं अभी स्विच ऑन करूंगा तो ये बल्ब हर डायरेक्शन में लाइट एमिट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। कुछ ऐसा कर दे कि ये बल्ब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लाइट एमिट करे, मतलब यहां से बल्ब से लाइट निकले और उस दीवार पे बस एक हमें सिंगल पैटर्न दिखाई दे, तो क्या हो गया कि लाइट से जो निकलने वाली, बल्ब से जो निकलने वाली लाइट है वो एक ही डायरेक्शन में अरेंज होगी। उस लाइट को क्या बोलते हैं, नहीं लेजर लाइट को नहीं बोले, लेजर लाइट का अलग कंसेप्ट है, वो एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। लाइट के वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में हो रहे हैं ना, वो अलग चीज होगी। टॉर्च में तो अनपोलराइज लाइट ही आ रही है। नॉर्मली जो भी लाइट है वो सारी क्या है, अनपोलराइज। जैसे मान लो ये एक लाइट का सोर्स है, इस सोर्स से क्या है, जो लाइट के वाइब्रेशन है वो हर डायरेक्शन में हो रही है। ये 2D में दिख रहा है, लेकिन तुम्हें 3D में इमेजिन करना है। भाई एक पॉइंट है, उससे हर डायरेक्शन में लाइट के वाइब्रेशन निकल रहे। अब मैंने क्या किया, कुछ ऐसा किया कि ये जो वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में हो रहे थे, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होने लग गए। मतलब इसके साथ कुछ ऐसी घटना हुई कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो गया। तो इस सिंगल डायरेक्शन में वाइब्रेशन को क्या बोलेंगे हम, पोलराइज्ड लाइट। और ऐसी लाइट को क्या बोलेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट। तो एक्चुअल में उन ग्लास में वो जो चश्मे महंगे महंगे आते हैं, उनमें क्या लगे थे, पोलराइजर लगे होते हैं, और वो क्या करते थे, लाइट को पोलराइज कर देते। जैसे क्या होता है, वो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट नहीं करती, हर डायरेक्शन में वाइब्रेट नहीं करती तो हमारी आंखों पर चुभती नहीं, एक ही डायरेक्शन में आती है तो हम आराम से उसको देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे कई फिनोमेना है। स्कैटरिंग या फिर इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है भाई, कई बार क्या होता है, लाइट ऐसे बहुत पतले होल होंगे, ये तो बहुत बड़ा होल हो गया, यूं समझो एक ब्लेड ली और एक और ब्लेड ली, दोनों ब्लेड के वो जो कॉर्नर है उनको पास पास मिलाया मैंने, ऐसे फ्लैट ब्लेड ली। ऐसी बनती है क्या ब्लेड? ये ब्लेड है, ब्लेड तो देखी होगी तुमने। ठीक है, इस ब्लेड के पास मैं ऐसी एक और ब्लेड रख दूं यहाँ पे, तब देखो हम कितना भी उसको टच करवा दें, एक हल्का सा गैप तो रह जाता है बीच के अंदर। भाई दोनों ब्लेड कितनी पतली होती है, अगर उनको ऐसे मैं लाके टच करवाऊं दो ब्लेड को, भाई ये पास में एक और ब्लेड बनी हुई है। ये एक एक्सपेरिमेंट भी है तुम्हारे 12th के अंदर, एक्सपेरिमेंट तो नहीं, इसको एक्टिविटी बोलते हैं। ऐसे समझो दो ब्लेड मैंने पास रख दी, दोनों की ये जो एजेस है इनको मैं पास मिलाता हूँ, तो क्या मैं कंप्लीटली वो जो गैप है बीच में वो ब्लॉक कर सकता हूँ? थोड़ी बहुत तो वो गैप रहेगा ना, उस गैप को स्लिट बोल रहे हैं। तो ये जो मैंने स्लिट बनाई ना, एक्चुअल में ये स्लिट है, मतलब वो जो होल है वो तुम समझ सकते हो कितना छोटा है, और वहां से इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारे पैटर्न हो रहे हैं। ठीक है, तो इंटरफेरेंस तो क्या होता है, लाइट आगे चली जाए तो आगे जाकर वो ऐसा एक ग्रिड पैटर्न शो करेगी। डिफ्रैक्शन क्या होता है कि लाइट यहां जाए और यहां से बेंड कर जाए, किसी कॉर्नर से टकराई और वहां से क्या कर गई, बेंड कर गई, तो लाइट के बेंड होने के इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम यहां से एक्सप्लेन करेंगे। पहले तो डिटेल में था, अब एक ही टॉपिक है, सिर्फ डिफ्रैक्शन हल्का सा बताया गया है, तो जितना है हम उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरफेरेंस भी है, डिफ्रैक्शन भी है, पोलराइजेशन भी हल्का सा ही है, समझ रहे हो? तो ये पूरा चैप्टर का ओवरव्यू है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। इसमें मेन क्या पढ़ेंगे हम, लाइट क्या है, एक वेव है। तो
तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या जानना होगा, हाइगन प्रिंसिपल क्या है। क्योंकि लाइट वेव है, ये प्रूव सबसे अच्छे से किसने प्रूव किया, हाइगन ने। तो हाइगन क्या कहता है वो समझते हैं। बातें नहीं। हाइगन ने सबसे पहले एक बात बताई, उसने बोला वेव फ्रंट। हाइगन ने क्या बताया, वेव फ्रंट। देखो वर्ड, ये वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो फ्रंट और एक वेव। तो किसका फ्रंट, वेव, वेव का फ्रंट। देखो अभी एग्जांपल लिया था कि पानी के अंदर हम पत्थर मारते तो बड़े बड़े सर्कल बनते, ठीक है। एक्चुअल में सर्कल नहीं बनते। हमने जैसे ही पानी में पत्थर मारा तो जो पानी के अंदर यहाँ पे एक पत्थर गया तो उसने क्या किया, यहाँ वाले पानी को नीचे प्रेस किया, किया कि नहीं किया। फिर वो पानी, यहाँ के जो पानी के मॉलिक्यूल थे उसने उनको नीचे प्रेस किया, तो जो वो तो नीचे प्रेस हो गए, लेकिन पत्थर तो फिर और नीचे चला गया क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा थी, ठीक है। पत्थर तो नीचे चला गया, लेकिन वो जो मॉलिक्यूल नीचे गए वो वापस ऊपर आएंगे। तो उनको ये एनर्जी कहां से मिली, उस पत्थर से मिली, ये एनर्जी मिली। तो वो जैसे ही नीचे जाकर वापस ऊपर आए, तो फिर ऊपर आए तो वो पहले ये सरफेस थी, यहाँ पत्थर आया नीचे आए, अभी सरफेस पर वापस उस लेवल पे आए, तो क्या यहाँ तक आएंगे और ऊपर आएंगे और एक्स्ट्रा ऊपर आएंगे, क्योंकि अब उनके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी है। जैसे ऊपर आकर वापस नीचे आएंगे ना, तो उनके पास और भी मॉलिक्यूल है जिन्होंने बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है। तो ऐसे मान लो कि ये वाटर का मॉलिक्यूल था, ठीक है। यहाँ इसको प्रेस किया, ये नीचे गया, वापस ऊपर आया। जब ये वापस नीचे आ रहा था, इसने पास वाले को एनर्जी दे दी, पास वाले को एनर्जी दे दी, तो ये ऊपर जाकर नीचे आएगा। फिर ऐसे आगे वाले पार्टिकल सारे धीरे धीरे ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे, तो वो एक वेव बन जाएगी, ठीक है। और वो एक बारी में सारा पानी एक साथ ऊपर आके नीचे नहीं आएगा। पहले एक मॉलिक्यूल ऊपर आके जैसे नीचे आया, इसके पास वाला मॉलिक्यूल वापस ऊपर आके नीचे आएगा। तो ऐसे करते करते वो चीज क्या है, आगे चलती जाएगी। वो जो वाइब्रेशन है, वो जो एनर्जी का प्रोपेगेशन है, वो क्या है, आगे चलता जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, वो एक वेव की फॉर्म हमें दिखाई देगी। और अब वो सिर्फ एक डायरेक्शन में तो होगा नहीं, वो तो सभी डायरेक्शन में होगा, इसलिए वो क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है, ठीक है। तो वो पहले एक छोटा सर्कल बना, छोटे सर्कल में वेव के वाटर के सारे मॉलिक्यूल ऊपर आए और वो सारे नीचे गए, तो उन्होंने आगे वाले मॉलिक्यूल को क्या कर दी, एनर्जी ट्रांसफर कर दी। तो फिर बड़ा सर्कल बना, फिर उससे बड़ा सर्कल बना, और हमें ऐसा लगता है कि वो सर्कल हमारी तरफ चल के आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसमें क्या हो रहा है, वेव बन रही है। और वो वेव कहां से बनी, एक छोटे से पॉइंट से स्टार्ट हुई। अरे हुई कि नहीं हुई। तो एक छोटे से पॉइंट से जो वेव स्टार्ट हुई, उस वेव ने आखिरकार किसका रूप ले लिया, एक बड़े सर्कल का। तो वो सर्कल क्या, उस वेव का फेस है, क्योंकि हमें तो सिर्फ वो सर्कल दिखाई दे रहा है। ये जो मैंने एक्सप्लेन किया वो सब तो हमें वहां नहीं दिखाई दे रहा, ये तो बहुत फास्ट हो रहा है वहां पर कि मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं। हमें तो मोटे मोटे तौर पे क्या दिखाई दे रहा है, एक बड़ा सा सर्कल। तो वो सर्कल क्या, उस वेव का फेस है। तो ऐसे उसको क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं, जो हमें फाइनली दिखाई दे रहा है। तो ऐसे वेव फ्रंट कई टाइप के होते हैं। अब अगर तुमने थोड़ा बहुत फर्स्ट चैप्टर याद हो तो याद करो, वहां पे जब फर्स्ट चैप्टर में नहीं बताते, वो सेकंड चैप्टर में बताते कि क्यू चार्ज है। क्यू चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो मैंने बताया था कि अगर क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो ई की वैल्यू क्या होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब इससे आर डिस्टेंस में, चाहे इस डायरेक्शन में देखो चाहे इस डायरेक्शन में देखो, वैल्यू तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, सेम होगी। तो एक बड़ा सा क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। ऐसे ही सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा नहीं, उसमें फिर क्या बनता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाती है, ठीक है। ऐसी कई चीजें बन जाती है। तो यहां से हम वेव फ्रंट के बारे में बात करेंगे। वेव फ्रंट क्या है, कि वो फ्रंट है जो हमें वेव का बना हुआ दिखाई दे रहा है। अब वो कैसा वेव फ्रंट बनेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, सोर्स पे। अगर सोर्स पॉइंट सोर्स है, जैसे वो पत्थर मारा तो एक पॉइंट के ऊपर उसने एनर्जी ट्रांसफर करी, तो उस पॉइंट से तो सारी एनर्जी ट्रांसफर हुई है, तो वो एनर्जी सोर्स कैसा हो गया, पॉइंट सोर्स हो गया। तो पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा बनेगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। ऐसे सीधे कहा जाता है कि ड्रॉ वेव फ्रंट फॉर पॉइंट सोर्स, तो आपको क्या करना है, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बना के दिखाना, ठीक है। लीनियर अगर लाइट का सोर्स है तो उसके लिए वेव फ्रंट कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल। याद करो गॉसियन सरफेस इमेजिन करते थे, ठीक है, जो उसको पूरा कवर कर ले। तो लीनियर अगर सोर्स होगा ना लाइट का, भाई हर जगह लाइट निकल रही है, तो इसके लिए जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। याद रखनी है सारी बात। और अगर प्लेनर सोर्स होगा,
अगर पैरेलल लाइन जो सोर्स होंगे, जो वेव ट्रेवल करेगी वो पैरेलल लाइन में अगर ट्रेवल कर रही है तो उनका जो वेव फ्रंट है, ऐसे मान लो बहुत सारी वेव की जो लाइन्स है तुम्हें दिखाई दे रही है, बहुत सारी लाइट की जो रेज है वो तुम्हें एक ही डायरेक्शन में आती हुई दिखाई दे रही है, तो तुम्हें क्या दिखाई देगा? एक बड़ा सा ऐसे प्लेन सरफेस दिखाई देगा सामने से। भाई गैप नहीं है, ये देखो एक रे आ रही है, दूसरी आ रही है, ऐसे करते करते ये 10 हो गई, ठीक है, और 10 ही ऐसे नीचे होगी, तो 10 बाय 10 का ये जो बना, ये तुम्हें सामने से क्या दिखाई देगा? एक प्लेन दिखाई देगा। तो अगर लाइट पैरेलल ट्रेवल कर रही है तो वेव फ्रंट कैसा होगा? प्लेनर होगा। वेव फ्रंट कैसा होगा? प्लेनर होगा। ये 3 टाइप के वेव फ्रंट है, ठीक है, बस इतना ही पूछते हैं। अगर पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। हाँ हाँ, तो ऐसे दिखा देंगे। पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसा? स्फेरिकल। लीनियर सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसा? सिलेंड्रिकल। और जो लाइट है वो पैरेलल ट्रेवल कर रही है तो वेव फ्रंट कैसा? प्लेनर। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। वेव फ्रंट क्या है समझ में आई कहानी? ठीक। ठीक है भाई, बैठो। तो ये हमने पढ़े वेव फ्रंट। वेव फ्रंट कितने टाइप के? 3 टाइप के। पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा? स्फेरिकल। लीनियर सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा? सिलेंड्रिकल। और अगर वेव लाइट पैरेलल ट्रेवल कर रही है तो वेव फ्रंट कैसा दिखाई देगा हमें? प्लेनर। अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव या लाइट जिसकी भी बात कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। कि वेव की जो चलने की जो डायरेक्शन है, ट्रेवल करने की जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन और वेव फ्रंट के बीच में हमेशा कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। जैसे मान लो ये प्लेनर सोर्स है, यहां से लाइट तो बाहर ही निकल रही है हर डायरेक्शन के अंदर, तो लाइट और वेव फ्रंट के बीच में हर जगह एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। प्रोपेगेशन की जो डायरेक्शन है और वेव फ्रंट के बीच में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। जिन लोगों ने सेकंड चैप्टर पढ़ लिया है उन्हें याद होगा ऐसा ही कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस में होता था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। वैसा ही कुछ है, ठीक है। इक्विपोटेंशियल का मतलब कि हर उस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता था? सेम होता था, ठीक है। ऐसे ही यहां से देखो ये लीनियर सोर्स है, तो देखो इसे तुम्हें 3D में इमेजिन करना है, 2D में नहीं करना। सिलेंडर कैसा बन रहा है? ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो लाइट हर डायरेक्शन में निकल रही है, इधर इधर इधर, हर डायरेक्शन में निकल रही है। तो हर डायरेक्शन में लाइट की डायरेक्शन और वेव फ्रंट में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। समझ रहे इस बात को? ऐसे इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा? इसका वेव फ्रंट ऐसा बनेगा, ऐसा प्लेन बनेगा। तो ये प्लेन और ये लाइट, इसके बीच में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। समझ आ गई बात? तो ये वेव फ्रंट हो गया, ठीक है। ये वेव फ्रंट समझ आएगा तभी आगे हाइगन प्रिंसिपल समझ में आएगा, क्योंकि हाइगन ने पहले वेव फ्रंट के बारे में बताया, और ये समझ में आएगा तभी आगे तुम्हें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझ में आएंगे। जो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हमने बोला वो इसने प्रूव किया है वेव थ्योरी से, लेकिन उसके लिए ये बात याद रखनी है कि प्रोपेगेशन ऑफ लाइट या वेव और वेव फ्रंट उनके बीच में हमेशा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। वो ज्योमेट्री से ही वो प्रूव होगा, तो ये एंगल वगैरह हमें याद होने चाहिए, फिर सब चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो हेडिंग डालो वेव फ्रंट। देखो इट इज लोकस ऑफ, लोकस तो समझते हो? लोकस समझते हो? लोटस नहीं, लोकस, LOCUS। लिखो इट इज लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स। हाँ 11th में भी सुना था। इट इज लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन विच light waves are in same phase and propagation of wave
and propagation of wave energy is always perpendicular to the wave front. ठीक है, लोकस का मतलब क्या होता है कि जैसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उन सबको मिलाकर जो स्ट्रक्चर बन रही है ना, उसको क्या बोलेंगे, लोकस। ठीक है, जैसे ये, लेकिन वो पॉइंट हमें डिफाइन करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं कोई भी रैंडम पॉइंट बना ले। कौन से पॉइंट का लोकस, पॉइंट तो कोई भी हो सकता है। तो जैसे मान लो कोई पॉइंट है, इससे इक्यू डिस्टेंस जितने भी पॉइंट है, इससे इक्यू डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस पे, मान लो ये पॉइंट भी आर डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट भी आर डिस्टेंस पे है, ऐसे आर डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट है, उन सब पॉइंट का जब लोकस बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक पॉइंट से इक्यू डिस्टेंस जितने भी पॉइंट है, उन सब पॉइंट का जब मैं लोकस बनाऊंगा तो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। अरे सब आर डिस्टेंस पे है तो क्या बनेगा, सर्कल ही तो बनेगा। ठीक है, और 3D में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, तो लोकस, वो किस पॉइंट का लोकस बनाना है, किन पॉइंट्स का, वो डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब रैंडम पॉइंट का बनाएंगे तो कोई स्ट्रक्चर बनेगी नहीं। ठीक है, तो इसमें लाइन चेंज करके लिखो, फॉर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, फॉर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट wavefront is, for point source of light wavefront is spherical wavefront, wavefront is spherical wavefront। स्फेरिकल वेवफ्रंट। फिर ये डायग्राम बना लो, ये पॉइंट सोर्स हो गया और ये सब क्या हो गया, स्फेरिकल वेवफ्रंट हो, स्फेरिकल वेवफ्रंट। लिख लिया, सेकंड लिखो, फॉर लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, फॉर लीनियर सोर्स ऑफ लाइट वेवफ्रंट विल बी सिलेंड्रिकल। फिर ये डायग्राम बना लो सिलेंड्रिकल वाला, नीचे लिख लिखना सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट, सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। थर्ड लिख लो, सिलेंड्रिकल वाला कौन सा दिख रहा है तेरे को, ठीक है, वो जो तेरे को दिख रहा है वो बना ले। आएगी, अभी आई नहीं है, आ रखी है। गुर्दा बेच के थर्ड लिख लो, भावुक हो गया ये,
फॉर प्लेन सोर्स ऑफ लाइट और फॉर प्लेन सोर्स ऑफ लाइट और when light waves travel parallel or when light waves travel parallel then wavefront will be planar, then wavefront will be planar, planar, planar wavefront. ये बना लो। हर जगह वो तुम 90 डिग्री एंगल जरूर दिखाना कि भाई प्रोपेगेशन ऑफ डायरेक्शन और वेव फ्रंट के बीच में एंगल कितना बनता है। अरे कहीं बना दो ना, लाइट की डायरेक्शन और वेव फ्रंट के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा ना, कहीं बना दो। तेरे वाले में तो शायद ही बनेगा 90 डिग्री। हो गया। हाँ सरफेस पे बने। वो लाइन और सर्कल के स्फीयर के बीच में तो बनेगा 90 डिग्री। अब वो जाने, गलत बनाएगा तो वो भुगतेगा बाद में, गलत ही याद होगा। चलो छोड़ो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, हाइगेन प्रिंसिपल। देखो भाई, हाइगेन ने क्या बताया कि लाइट जो है वो कैसे बिहेव कर रही है। HUY, अरे तो हाई वो मीनिंग वाला हाई थोड़ी है, नाम है बंदे का हाइगेन। अपने वहां पंडित नहीं, उनके वहां पंडित नहीं है ना, अपनी ये स्पेलिंग अलग लगते हैं। हाइगेन है आदिल, उदी बोल देंगे। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, दुनिया बोलती है अगले को। तू क्या बोलेगा फिर, हाइगेन। तो हाइगेन प्रिंसिपल, हाइगेन ने क्या कहा कि देखो कोई भी लाइट सोर्स होगा उससे क्या बनेंगे, लाइट सोर्स है उससे क्या निकल रही है, लाइट निकल रही है, और उसने लाइट को क्या माना है, वेव माना है। तो अगर वेव कहीं से निकल रही है तो हमें क्या दिखाई देगा, सिर्फ वेव फ्रंट दिखाई देगा, हमें वेव दिखाई नहीं देगी। ठीक है, क्योंकि वेव की स्पीड से चल रही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, तो हमें क्या दिखाई देगा, सिर्फ वेव फ्रंट, वो भी दिखाई देगा। तो उसने कहा कि हर जो वेव फ्रंट है, उस वेव फ्रंट का हर जो पॉइंट है, वो पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। समझते हैं? देखो, अगर मान लो ये कोई पॉइंट सोर्स है, ठीक है, तो इस पॉइंट सोर्स से क्या निकल रही है, लाइट निकल रही है, और वो हर डायरेक्शन में निकल रही है। हाइगेन ने क्या माना, कोई भी सोर्स हो, लाइट निकल रही है, तो लाइट किस फॉर्म में निकल रही है, वेव फॉर्म में। अब एक तो इमेजिनेशन से रे बाहर निकालनी पड़ेगी। तुम ये मत सोचो अब यहाँ से रे निकल रही है, तब नहीं समझ में आएगा। क्या निकल रही है, वेव से निकल रही है बहुत सारी। और अगर पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। तो ये मान लो एक स्फीयर बन गया इससे। अब ये सर्कल नहीं है, क्या है, स्फीयर है। उसने बोला जो भी वेव फ्रंट होगा, उस वेव फ्रंट का हर पॉइंट, देखो अगर ये पॉइंट समझोगे तब डेफिनेशन लिख पाओगे, वरना वो याद नहीं होगी, पढ़कर याद नहीं होगी, वो मेरे को ही नहीं होती है, मैं भी देख के ही लिखवाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं समझा सकता हूं उसको, वो वर्ड्स में अरेंज करना मुश्किल होता है उसको। एवरी
है 5 मिनट में बस है 5:55 पे, तो 5 मिनट में कहाँ से है बस? तो उसके बाद में बस नहीं है तो उसमें चला जाना। 5 मिनट पहुंचेगा नहीं तो अब तू, हाँ तो नहीं पहुंचेगा ना। तो एक की वजह से तुम सारे जाओगे क्या? देखो जिसको जाना है जाओ, वीडियो बन रही है, मैं 6 बजे तक पढ़ाऊंगा, अपलोड कर दूंगा, बाकी बाद में देख लेना, ठीक है? हाँ जा, तो छोड़ा जो भी जाना चाहता है, मेरी तरफ से परमिशन है, ठीक है? अब समझ लो इसको, हाइगेन प्रिंसिपल। हाइगेन ने क्या कहा कि लाइट का जो भी सोर्स है उससे क्या निकल रही है? लाइट की वेव्स निकल रही है, और वेव का हमें क्या दिखाई देगा? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट कैसा होगा ये किस बात पे डिपेंड करेगा? सोर्स कैसा है। तो अभी मैंने सोर्स कैसा लिया है? पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा होगा? स्फेरिकल। ध्यान में रखना ये सर्कल नहीं है, क्या है? स्फीयर, ठीक है? अब उसने क्या बोला? वेव फ्रंट का जो हर पॉइंट, एक बार जो वेव फ्रंट बन गया, उस वेव फ्रंट का जो हर पॉइंट है वो पॉइंट भी एक इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। क्या मतलब हुआ? जैसे इस वेव फ्रंट पर तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, इस वेव फ्रंट पर तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो इसने बोला वो हर पॉइंट, जैसे मैं कुछ 4-5 पॉइंट बना लेता हूं। अब इसने क्या बोला कि हर एक पॉइंट किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एक सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन वो प्राइमरी सोर्स तो नहीं है। प्राइमरी सोर्स तो मेरा ये है। अरे तुम लोगों को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? नहीं पढ़ना जाओ, हाँ जा, क्या दिया मैंने तो, वीडियो देख लेना बाद में, डिस्टर्ब मत कर, सब जाओ बोले, ठीक है? तो लाइट का सोर्स कैसा है? पॉइंट सोर्स। उससे बाहर क्या बना? वेव फ्रंट बना। हाइगेन ने क्या कहा है? वेव फ्रंट का हर पॉइंट किसकी तरह बिहेव करेगा? सोर्स की तरह, लेकिन वो प्राइमरी सोर्स तो नहीं है। ये वेव फ्रंट किसकी वजह से आया? इस सोर्स की वजह से। मेन सोर्स तो ये है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी सोर्स, ठीक है? और इसको देखो, मैं वो सारे कीवर्ड बोल रहा हूं जो तुम्हें डेफिनेशन में काम आएंगे, तो एक एक वर्ड को ध्यान से सुनते जाओ, यहीं से याद हो जाएगा, वरना घर जाके रटने में बहुत दिक्कत आएगी इसके अंदर, ठीक है? तो ये प्राइमरी सोर्स हो गया, और ये सारे कैसे हो गए? सेकेंडरी सोर्स हो गए। किसके सोर्स? लाइट के सोर्स या फिर वेव के सोर्स। तो इनको बोलते हैं वेवलेट्स। वेवलेट्स बोल देते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स बोल देते हैं। वेवलेट्स मतलब वेव के बच्चे, वेव से निकले ना, तो इसलिए नाम रख दिया ये, क्योंकि वेव से निकले इसलिए उन्होंने नाम क्या रख दिया? वेवलेट्स। कि एक पॉइंट सोर्स, मेन सोर्स से क्या निकले? वेव फ्रंट निकले। उस वेव फ्रंट का हर पॉइंट, ये तो मैंने कुछ पॉइंट बनाए, उस वेव फ्रंट का हर पॉइंट किसकी तरह बिहेव कर रहा है? वेवलेट्स की तरह, सेकेंडरी सोर्स की तरह। मतलब वो सब क्या है? लाइट के सोर्स है। पहले एक सोर्स था, अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्स बन गए लाइट के, समझ गए? और वेव फ्रंट की डेफिनेशन लिखी तो उसमें क्या लिखा कि वेव फ्रंट वो होता है जिसके सारे पॉइंट सेम फेज में ऑसिलेट करेंगे। सेम फेज में मतलब एक साथ ऊपर जा रहे हैं और एक साथ नीचे आ रहे हैं, तभी तो वो वेव फ्रंट बनेगा। समझ रहे हो इस बात को? तो सारे सेम। अब ये सारे क्या हैं? सेकेंडरी सोर्स है। और ये सारे कैसे सोर्स है? पॉइंट सोर्स ही तो है। ये सारे सोर्स कैसे हैं? पॉइंट सोर्स। और पॉइंट सोर्स के कारण कैसा वेव फ्रंट बनता है? स्फेरिकल। स्फेरिकल बनता है। तो अब हर पॉइंट किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एक सेकेंडरी सोर्स की तरह। तो हर पॉइंट के कारण एक छोटा छोटा क्या बनेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। तो हर पॉइंट के कारण ये मान लो ये बन गया छोटा छोटे स्फेरिकल वेव फ्रंट। अच्छा, ऐसा तो नहीं है इस पॉइंट के कारण बड़ा स्फीयर बन जाएगा, इसके कारण छोटा बन जाएगा, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सब पॉइंट सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। मतलब जब ये ऊपर गया तब ये भी ऊपर गया, और जब ये नीचे आया तब ये भी नीचे आया, और जितना ये वाला पॉइंट ऊपर गया उतना ही ये गया। ऐसे नहीं है ये ऐसे ऊपर नीचे जा रहे, फिर तो वो वेव फ्रंट स्फेरिकल बनेगा ही नहीं, अजीब सा बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट सेम फेज में कर रहे हैं, तो ये जितने भी सर्कल बनेंगे सब सेम साइज के बनेंगे। ठीक है, तो ये सब है सेकेंडरी वेव फ्रंट्स। भाई प्राइमरी वेव फ्रंट तो ये था, ये सब छोटे छोटे क्या हो गए? सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये इमेजिनरी है, रियल में हमें नहीं दिखाई देंगे। रियल में क्या दिखाई देगा? ये सब सेकेंडरी वेव फ्रंट के जब सभी पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ऐसे बहुत सारे वेव फ्रंट बने, उन सब पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये नया वेव फ्रंट बन जाएगा। तो नया वेव फ्रंट भी कैसा बना? एक और स्फेरिकल वेव फ्रंट बना। अब नया वेव फ्रंट कौन सा बन गया? ये वाला बन गया। तो इसके सारे पॉइंट भी कैसा बिहेव करेंगे?
सेकेंडरी वेव सोर्स की तरह या सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह, ठीक है। तो वो सारे भी अब क्या करेंगे, दोबारा वाइब्रेट करेंगे, दोबारा नए बनेंगे, और उनके कारण एक और फिर उन पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो बड़ा स्फीयर बन जाएगा। तो ऐसे करके स्फीयर बनते जाएंगे, नए वेव फ्रंट बनते जाएंगे। और पुराने वाले वेव फ्रंट का क्या हुआ, उन्होंने अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफर कर दी। अब यही लिमिटेशन है यहाँ पे, ये भी डाउट आना चाहिए कि सर एक वेव फ्रंट से आगे वाला दूसरा वेव फ्रंट बना तो उसके पीछे क्यों नहीं बना। भाई जब वो सारे लाइट सोर्स है तो लाइट सोर्स तो हर डायरेक्शन के अंदर लाइट एमिट करेगा ना, या हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन एमिट करेगा, तो पीछे उसने वाइब्रेशन क्यों नहीं एमिट किया, सामने ही क्यों किया। तो उसने तो हाइगेन ने तो ये बोल दिया कि ये इसकी प्रॉपर्टी है कि वो सामने ही करेगा, पीछे करेगा ही नहीं। भाई जब हर पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है तो ये सर्कल जो आगे बना है, ये सर्कल पीछे भी तो बना है, तो यहाँ पीछे भी तो टेंजेंट ड्रॉ होगी, तो एक छोटा वेव फ्रंट भी तो बनना चाहिए ना उसके साथ, लेकिन वो नहीं बनता। पानी में पत्थर मारते हो तो हर बार वो जो सर्कल है वो बड़ा होता ही दिखाई देता है, छोटे सर्कल नहीं दिखाई देते उसके अंदर, बार बार छोटे से बड़े ही हो रहे हैं, बड़े से छोटा कोई नहीं हो रहा। ऐसा क्यों नहीं होना, ये हाइगेन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये हाइगेन प्रिंसिपल की क्या है, लिमिटेशन। समझ आ गई, मैंने सारी बातें एक्सप्लेन करी कि कोई भी सोर्स होगा, उस सोर्स से बनने वाले वेव फ्रंट के सारे पॉइंट एक सेकेंडरी वेव सोर्स की तरह काम करेंगे, और उन सेकेंडरी वेव सोर्स को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स। और उन सब सोर्सेज से जो वेव फ्रंट बनेंगे, उन सब वेव फ्रंट पे जब हम एक नई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो नया वेव फ्रंट बन जाएगा। अच्छा, ये तो मैंने पॉइंट सोर्स से एक्सप्लेन किया, ये सेम चीज हम किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लीनियर सोर्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, टाइम हो गया क्या, पढ़े। लीनियर सोर्स में क्या होगा, देखो ये सेम चीज हम लीनियर सोर्स में समझते हैं। लीनियर सोर्स में वेव फ्रंट कैसा बनता है, सिलेंड्रिकल बनेगा, ठीक है। तो मान लो एक सिलेंडर बना लिया मैंने, लीनियर सोर्स का मैंने क्या बना लिया, ये पहला वेव फ्रंट बना लिया। अब इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, और इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो बहुत सारे पॉइंट है उसके ऊपर, तो अरे है कि नहीं भाई, तो हर पॉइंट, अब ये तो सारे पॉइंट है ना, तो ये कैसे सोर्स बन गए, पॉइंट सोर्स बन गए। अब पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होगा, स्फेरिकल, तो इसके कारण ये छोटे छोटे स्फीयर बने कि नहीं बने। अब हाइगेन प्रिंसिपल क्या कह रहा है, इन सब छोटे छोटे वेव फ्रंट के ऊपर क्या कर दो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो ये टेंजेंट ड्रॉ होगी, ऐसे ही इधर भी टेंजेंट ड्रॉ होगी। अब इनके क्या होगा, इनके ध्यान से देखो, ये ऐसे सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल की सामने वाली लाइन देखो, इसके ऊपर भी तो ऐसे छोटे छोटे वेव फ्रंट होंगे, तो उनके ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ होगी वो ऐसे कैसे होगी, सर्कल जैसी होगी। तो नीचे एक और वेव फ्रंट बनेगा ऐसा, और ऐसे ही ऊपर बन जाएगा, तो दोबारा नया वेव फ्रंट कैसा बन गया, सिलेंडर। समझ में आया कैसे बन रहा है, ठीक है। और ऐसे ही किस में हो जाएगा, प्लेनर में हो जाएगा। तो सिंपल सी बात उसने क्या एक्सप्लेन करी है, हाइगेन ने कहा है कि कोई भी सोर्स है, अब वो पॉइंट सोर्स हो, लीनियर सोर्स हो, प्लेनर सोर्स हो, कोई भी सोर्स हो, कोई भी सोर्स है, उससे जो क्या निकलेंगे, वेव फ्रंट निकलेंगे, और वेव फ्रंट का हर पॉइंट किसकी तरह बिहेव करेगा, सेकेंडरी सोर्स की तरह। और उन सब सोर्सेज से जो बनने वाले वेव फ्रंट है, उन सब पे एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो नया वेव फ्रंट बन जाएगा। अब इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि सेकेंडरी सोर्स क्या होते हैं, वेवलेट क्या होते हैं, और पूरा क्वेश्चन बन जाएगा कि हाइगेन का जो प्रिंसिपल है वो एक्सप्लेन करो, या डायग्राम ड्रॉ करो कि हाइगेन प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करो कि सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कैसे बनते हैं, तो आपको डायग्राम बना के भी दिखाना होगा। हाइगेन प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करो कि स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे बनते हैं। समझ रहे इस बात को, तो अगर समझ आ गया तो लिख लेंगे हम नेक्स्ट टाइम पे। आई सारी बात एक अच्छी तरह से समझ, ठीक, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।